हेलो मेरे गुलाब जामुनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अंतिम यूनिट की ओर, यानी यूनिट नंबर 5 इकोसिस्टम पे हमारा बात होगा, इकोलॉजी पे बात होगा। और इसके साथ ही साथ जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सीरीज है इस सेशन का, वो मैं बेटा यही समाप्त करूंगा। समाप्त हो गया ये यूनिट। बेसिकली मैं कहूं तो ये पूरा जो हमारा सिलेबस था उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डन करने का काम जो हम लोगों ने किया है, इस पे हम लोग फुल स्टॉप विराम अब लगा देंगे। समझ में आया ना? तो आइए हम लोग इस लेक्चर को देखते हैं जहां हम लोग इस यूनिट के क्वेश्चंस पे बात करेंगे और सारी चीजों को एकदम स्मूथ तरीके से डन करने का काम करेंगे। आइए बिना आपका ज्यादा समय लिए हुए बेटा हम लोग स्टार्ट करें। पहला सवाल है कि डिफरेंस बताना है आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर के बीच में। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको समझाता हूं। और ये पूछा हुआ सवाल है 2025 में ही बेटा। इसका उत्तर आप सुनिए, कितना ही आसान। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर आर ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऐसे जीव है जो अपना भोजन खुद बनाए। तो अपना भोजन खुद कौन बनाएगा भाई? ये भी पूछने वाली बात है। प्लांट सर, प्लांट। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा? प्लांट मेरे भाई। और ये पहले ट्रॉफिक लेवल पे होंगे, जाहिर सी बात है। और ये भोजन बनाएंगे और ये भोजन अपना खुद भी कंज्यूम करेंगे और बाकी लोग भी, यानी जो कंज्यूमर्स है वो भी इसी पे निर्भर होंगे। दूसरा है बेटा सेकेंडरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी ऑब्टेन करे प्राइमरी से, है ना। और अगर ये कुछ बनाए तो ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर। दे बिलोंग टू हायर ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। पहले पे तो प्लांट आता है, उसके बाद आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फुल पॉज करके लेक्चर को। अगला सवाल हमारा है कि एसिड रेन है। मैं आपको बताऊं, इन्वायरमेंट से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई दफा पूछा जाता है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डन कीजिए आप लोग। बोला एसिड रेन समझाइए और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, कहिए रेडिएशन पॉल्यूशन का इफेक्ट बताइए ह्यूमन पे। तो एसिड रेन क्या है चेला? तुम बताओ ना, एसिड रेन क्या है? तो बिल्कुल एसिड रेन सर, जो स्मोक जलाते हैं धुआं, उससे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो रिलीज होता है ना, ये धुआं गया ऊपर, वाटर वेपर के साथ मिला, कंबाइन किया, रिएक्ट किया और एसिड बना लिया, H2SO4, है ना, नाइट्रिक एसिड, ये सब बना लिया। और तब ये जो रेन नीचे आएगा, इसी रेन को एसिडिक रेन कहेंगे। सिंपल। आइए मैं आपको दिखाता हूं। एसिड रेन एक इट इज अ रेन, ये एक तरीके का वर्षा है। और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन का कोई और फॉर्म दैट आर यूजुअली एसिडिक। कैसा होगा? एसिडिक। ये पोजेस करते हैं एलिवेटेड लेवल ऑफ हाइड्रोजन, आयन, पीएच वगैरह। पीएच इसका बेसिकली लो होगा। ध्यान से सुनिएगा। इट कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट इसका हो सकता है प्लांट पे, एक्वेटिक एनिमल और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये काउज होता है इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैस जो हम लोग जलाए हैं, कचरा वचरा, इनसे जो गैस ऊपर गया एटमॉस्फेयर में, वहां ये वाटर वेपर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर गया, एसिड फॉर्म किया। और जब ये एसिड नीचे आएंगे तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये कोरोजन काउज कर देंगे लोहा स्टील के ब्रिज सब में भी। समझ में आया? यही है आपका एसिड रेन। कोई दिक्कत नहीं यहां पे। आई होप कोई समस्या नहीं हो। अगला है अपना हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन आर फॉलोइंग। बताइए ह्यूमन पे रेडिएशन का क्या हार्मफुल इफेक्ट है? तो एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इनका अगर लंबा बेसिकली एक्सपोजर होगा, ठीक है, जिसके कारण जेनेटिकल चेंजेस आ सकते हैं, म्यूटेशन हो सकता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एट द सेम टाइम, है ना, इनका यूज किया जाता है फूड स्टफ को प्रिजर्व करने में, कैंसर के ट्रीटमेंट वगैरह में, ठीक है। फिर बोला यूवी रे जो है ये काउज करता है कौन सा कैंसर बेटा? स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर काउज करता है। समझ में आया ना? और इसका बहुत बड़ा रोल है यूवी रे का स्किन कैंसर और म्यूटेशन में। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बेसिकली हार्मफुल इफेक्ट था रेडिएशन का। इनके अलावा भी आपको कुछ मालूम हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगला सवाल कि आप साउंड पॉल्यूशन से क्या समझते हैं? मैं आपको बताता चलूं, जो पॉल्यूशन वाला टॉपिक है इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इनमें से कोई एक सवाल मिला जुला के कभी कभी पूछ देता है। आइए हम लोग बात करें, ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो साउंड पॉल्यूशन, जो अनवांटेड साउंड विच इज कहिए रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट में रिलीज हुए,
It disturbs the human beings and cause an adverse effect on mental and physiological well-being. बेसिकली ये इफेक्ट किया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। साउंड पॉल्यूशन, जब नॉइज हम लोग बढ़ा दिए, अब फॉर एग्जांपल कोई बैठा उसके बगल में टन 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 कान में आवाज बजा दिए, उसको इरिटेटिंग लगने लगेगा वो साउंड। तो जब साउंड का पिच फ्रीक्वेंसी हाई कर दिए, बढ़ा दिए आवाज, धक धक कान में आवाज जा रहा है तो इरिटेट। अब तुम ही जब इंजॉयमेंट कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो तो ठीक लगेगा डीजे का गाना, यही दूसरे के घर में बजता रहेगा तुमको लगेगा मार के मुक्का से मुंह फोड़ दे कि कितना जोर से गाना बजा रहा है। तो वही बात बोला कि इसका इफेक्ट पड़ता है मेंटल फिजिकल हेल्थ पे भी। साउंड को हम लोग यूनिट जो है साउंड का जो इसमें मेजर करते हैं डेसिबल में और डीबी से डिनोट करते हैं। इफेक्ट क्या है, तो अगर इससे एक्सपोजर बहुत ज्यादा देर नॉइज, तुम ध्यान से सुनना, साउंड और नॉइज बहुत ही पतला लाइन है। अब तुम समझो कि सॉफ्ट आवाज में बजा रहे हैं, साउंड है, ठीक है, और आवाज हाई कर दिए, बढ़ा दिए, तो वो क्या हो गया, नॉइज हो गया। कोई भी अनप्लीजेंट साउंड को नॉइज कहते हैं, ठीक है। और बोला इसके हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट है, इससे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज हो सकता है। अब तुम सुने होंगे कि कई लोग डीजे बजा 25-30 गो डीजे लगा के बजा रहे हैं और उसमें किसी को हार्ट अटैक आ गया। ये संभव है क्योंकि साउंड के कारण बहुत सारा इफेक्ट हो जाता है। फिर ठीक, फिर बोले व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ से आप क्या समझते हैं और फैक्टर बताइए जो इफेक्ट करेगा। ये एक बहुत ही सुंदर सवाल है जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं कि भैया पॉपुलेशन का ग्रोथ, तो जो साइज है पॉपुलेशन का किसी भी प्रजाति का, ये लगातार बदलते रहता है समय के हिसाब से, और ये अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वहां फूड कितना अवेलेबल है, जो शिकारी है वो कितना है, कितना मर रहा है, कितना पैदा हो रहा है, और वहां का वेदर कंडीशन कैसा है, इन सब पे ये चीजें निर्भर करती हैं, है ना। इसको भी आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं बेटा, ये आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते चले तो अगला सवाल है म्यूचुअलिज्म से आप क्या समझते हैं। म्यूचुअल, ध्यान से सुनिएगा, तो जैसे कोई ए ऑर्गेनिज्म है और ये बी पे निर्भर है ना, बी से कोई चीज ले रहा है, बदले में दोनों एक दूसरे से कुछ कुछ ले रहा है, इसको भी इससे फायदा है और इसको भी इससे फायदा है ना, दोनों को एक दूसरे से फायदा है, तो म्यूचुअलिज्म। सुनना, बोले इंटरेक्शन कन्फर्स बिटवीन ऑन बोथ ऑफ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो। जैसे एग्जांपल में तुम ले लो लिचेंस, बोले क्या कि ये इंटरमीडिएट कहिए बेसिकली म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी के बीच में। तो फंगस के पास रूट वगैरह है तो वो जमीन से मिनरल्स वाटर ये सब लाके देगा, एल्गी के पास क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक है, ये भोजन बनाएगा और दोनों मिल बांट के खा लेगा, लीचेंस कहलाया, गाया भेजा में बात। दूसरा है माइक्रोइजा, ठीक है, ये एसोसिएशन है फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में। फंजाई प्लांट को एब्जॉर्ब करके देगा खास न्यूट्रिएंट वगैरह सॉइल से, फास्फोरस वगैरह, है ना, जो प्रोवाइड करेगा फंजाई, प्लांट उसको लेके न्यूट्रिशन बनाएगा, दोनों मिल करके खाएगा। इस तरीके से अब आपका ये हनी बी और फूल में भी, हनी बी का काम क्या है, पॉलिनेशन में हेल्प कर देगा फ्लावर के, अब फ्लावर से बदले में थोड़ा सा नेक्टर से रस निकाल लेगा, तो बस सिंपल है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, है ना। चलिए आगे बढ़ते चले तो फिर से कहें कि डिफाइन कीजिए इस टर्म्स को, क्या क्या, कम्युनलिज्म को, कैमोफ्लेज को, म्यूचुअलिज्म को और पैरासिटिज्म को। आइए इसको भी समझें कि ये सब क्या है। भैया बहुत सिंपल, कहा क्या कि कम्युनलिज्म ये एक इंटरेक्शन है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग प्रजाति, वेयर वन इज बेनिफिटेड एंड अदर रिमेन्स अनएफेक्टेड। एक को बेनिफिट है और दूसरा को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे क्लोन फिश और सी एनिमी का बात कर ले तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये मान लीजिए सी एनिमी है, ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स के कारण दूसरा शिकारी इसके आसपास नहीं आता है, ठीक, और क्लोन फिश अपना यहाँ पे मस्त जिंदगी काट रहा है, ठीक, क्यों, क्योंकि अब इसको छुपना है शिकारी से, तो इसके लिए सबसे परफेक्ट जगह ये है, ये इसके आसपास आके छुप जाएगा, ये शिकारी से बच जाएगा, तो इसको इससे फायदा है सी एनिमी से, लेकिन इसको क्लोन फिश से कोनो फायदा नहीं है या नुकसान भी नहीं है। खास बात ये है, तो जब कोई इफेक्ट नहीं पड़े, एक को दूसरे से फायदा हो लेकिन दूसरे वाले को पहले से ना कोई फायदा हो ना नुकसान हो, ठीक। फिर बोले है पैरासिटिज्म, ये क्या है, तो भैया इसमें एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाएगा, एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मच्छर और आपका खून निकाल लिया,
उसका तो फायदा है, तुम्हारा क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पारासिटिज्म, ठीक है। कुस्क्यूटा इसका एग्जाम्पल है, ये एक पैरासाइट है जो प्लांट पे पाया जाता है ना, हेज प्लांट वगैरह पे। तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से ले रहा है, लेकिन दूसरे प्लांट का इससे कोई भी फायदा नहीं है बेटा, इसको बोलते हैं पारासिटिज्म, ठीक। अगला बात कीजिएगा तो बोला कैम्यूफ्लेज क्या है। तो भैया आप इस चीज को समझिए कि छलावा एक तरीके से, जैसे कोई कीड़ा, जैसे ग्रास ऊपर, वो कोई हरा जगह पे बैठ जाए, आपको नजर ही नहीं आएगा पत्ती सबके बीच में, तो इसको कैमूफ्लेज कहते हैं। शिकारी से उसका बचने का अपना एक नेचुरल ये है। तो ये एक फेनोमेनन है, ब्लेंड हो गया, मिल गया ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के हिसाब से, ड्यू टू सिमिलर कलर के हिसाब से या शेप के हिसाब से, प्रीडेटर शिकारी से बचने के लिए, जैसे लीफ इंसेक्ट या ग्रास ऊपर वगैरह। म्यूचुअलिज्म क्या है अभी हम लोग समझे, जहां म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, एक दूसरे का फायदा हो, दोनों जीवों का फायदा हो, जैसे लीच एंड फंजाई वगैरह। अगला सवाल है डेट्रियल फूड चेन या डेट्रिटस भी कहते हैं, डेट्रिटस फूड चेन। तो भैया आपने फूड चेन में क्या पढ़ा कि सर मान लीजिए ये ग्रास है, इसको खा गया गोट बकरी, इसको खाया लायन, इसको हम लोग कहते हैं सर नॉर्मल फूड चेन जो हम लोग पढ़े हैं। लेकिन डेट्रिटस फूड चेन में क्या होगा ना कि जो पहला ट्रॉपिक लेवल पे होगा ये कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होगा, मरा हुआ सड़ रहा हुआ जीव। आइए इस पे बात करें। तो बोला जो डीएफसी है वेयर एनर्जी फ्लो, फूड चेन वही है, बस ध्यान से सुनना, एनर्जी फ्लो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से डेट्रीवोर्स में चला गया, जो सड़ाए गलाए चीजों को, पिल्लू वगैरह। तो जैसे कोई मरा हुआ पत्ता है, ये हुआ ना डेट्रिटस, ठीक है, ये डेट्रिटस हो गया। अब इसको कोई पिल्लू वगैरह और गला पचा रहा, उसको कोई चिड़िया वगैरह ये सब खा लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको कहते हैं हम लोग डेट्रिटस साइकिल, या वो उसको सड़ा गला करके मिट्टी में मिला दिया, ये साइकिल या ये चेन डेट्रिटस फूड चेन हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो बोला फूड चेन और फूड वेब क्या है। तो फूड चेन आपने समझा ना कि जैसे मान लीजिए कि ग्रास है, सुनिएगा सब लोग ध्यान से सुनिए, ग्रास को खा लिया मान लीजिए इंसेक्ट कोई, ठीक है, और इस इंसेक्ट को खा लिया फ्रॉग बेटा, आप फ्रॉग को खा लिया सीधे आप मान लीजिए बर्ड्स, ठीक है। उसी तरीके से इस ग्रास को आप खा लिया मान लीजिए रैट, मतलब कि फसल है, प्लांट है, इसको खा लिया रैट, ग्रास भी मत लिखो तुम, सीधे लिखो प्लांट, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो रैट खा लिया, रैट को मान लो स्नेक खा लिया, अच्छा ये स्नेक इस फ्रॉग को भी खा सकता है, ठीक, इस स्नेक को ये बर्ड खा लिया। तो इंटरकनेक्शन, फूड चेन जब एक दूसरे को खाया, कौन किसको खाया, वो फूड चेन। एक फूड चेन जब दूसरे फूड चेन में इंटरकनेक्ट हो गया तो इसको कहते हैं हम लोग फूड वेब, सिंपल। तो बोला स्ट्रेट लाइन का सीक्वेंस जिसमें दर्शाया कौन किसको खाया इकोसिस्टम में, तो इसको फूड चेन कहेंगे। इसी के नेटवर्क को जो क्रॉस कनेक्शन हो गया इसको फूड चेन कहेंगे। समझ में आया। तो फूड चेन और फूड वेब, ये 2025 में भी पूछा हुआ सवाल था। फिर आइए तो बोला डिफाइन न्यूट्रिएंट साइकिल को समझाइए और बताइए क्या क्या डिफरेंस है गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल में। आइए बोला न्यूट्रिएंट साइकिल है क्या, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, मूवमेंट जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट का अलग अलग कंपोनेंट में, इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट में, इसे न्यूट्रिशन साइकिल हम लोग कह सकते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट है सॉइल में किसी भी गिवन टाइम में, उसको हम लोग स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे, और ये डिपेंड करता है इकोसिस्टम किस टाइप का है। इस हिसाब से दो तरीके का आपको बोला, एक बोला है आपका बेसिकली न्यूट्रिएंट साइकिल दो तरीके का हुआ, एक तो गैसियस हो गया और दूसरा सेडिमेंट्री। इन दोनों पे हम लोग बात करेंगे। गैसियस, जो गैसेस के बेसिस में बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का बात करें तो ठीक है, या नाइट्रोजन गैस का बात करें तो। और अगर बात कीजिएगा आप सेडिमेंट्री का, तो जो जमीन वगैरह में पाया जाएगा उसकी बात करेंगे। तो बोला एटमॉस्फेयर रिजर्वर है गैसियस टाइप का न्यूट्रिएंट का, ठीक। और अगर अर्थ क्रस्ट रिजर्वर है सेडिमेंट्री साइकिल का, जैसे कि फास्फोरस साइकिल वगैरह का, ठीक है। और बोला कि जो फंक्शन है रिजर्वर का, ये बेसिकली है कि वो उसमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, फिर साइकिल में चक्र में घूमता रहेगा, ठीक। और इन्वायरमेंटल फैक्टर इस पे बहुत असर करता है। मैं इसको यहां पे दर्शाऊं और इसको तो आप फुल स्टॉप ला कहिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट कर ही लो मेरे भाई, क्योंकि इसमें देखो गैसियस साइकिल समझाएं, रिजर्वर एटमॉस्फेयर, ठीक, एटमॉस्फेयर में गैसेस होंगे, न्यूट्रिएंट जो है इसमें वो गैसेस या वेपर्स के फॉर्म में, साइकिल बहुत तेजी से इसका चलेगा, ठीक, क्योंकि गैसियस फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब इसका एग्जांपल हुआ। और जरूर इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत संभावना है कि साइकिल्स में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा।
आगे बढ़ते चले तो बोला सेडिमेंट्री साइकिल, रिजर्वर इज द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट इसका रिजर्वर है। न्यूट्रिएंट कैसा होगा, नॉन गैसियस फॉर्म। साइकिल इसका स्लो होगा, एग्जाम्पल फास्फोरस साइकिल या सल्फर साइकिल वगैरह। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया न्यूट्रिशन साइकिल के बारे में। अब बोला कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी का समझाइए। तो ये जो आपका चैप्टर है बायोडायवर्सिटी इन कंजर्वेशन, इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद करने हैं। जैसे आप क्लास रेगुलर क्लास के होंगे तो आपको टेबल मिला होगा कि आप बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, नेशनल पार्क कितने हैं बेटा, जूलॉजिकल पार्क्स कितने हैं, इन सबको आप याद कीजिए। तो उनको जरूर डन करने का काम करें, बिकॉज वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बोला क्या, सुनिएगा कि बायोडायवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट हमको इसमें जानना है, ताकि उनसे रिसोर्स हम लोग ऑब्टेन कर सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही से हो सके। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या 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 है, तो पहला तो टू प्रिजर्व द डायवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज है इतने सारे, इनको प्रिजर्व करना, सस्टेनेबल इनका यूटिलाइजेशन करना, उसके बाद मेंटेन करना लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम किसी भी इकोलॉजिकल प्रोसेस में। फिर बात करें बायोडायवर्सिटी इज बीइंग लॉस्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ हैबिटेट। ध्यान से सुनिएगा, बायोडायवर्सिटी लॉस हो गया, अगर खत्म हो गया तो इसका मतलब हैबिटेट लॉस हो गया। अगर हैबिटेट उसके सराउंडिंग को बोलेंगे, जैसे कोई जानवर किसी जंगल या किसी हैबिटेट में है, वो जंगल ही काट दिए तो जाहिर सी बात है वो जानवर भी मर जाएगा, कहां भागेगा, शहर की तरफ जाएगा, कोई ना कोई उसको मार ही देगा। समझ में आया। फिर बोला क्या, क्लाइमेटिक चेंज, पॉल्यूशन के कारण बायोडायवर्सिटी लॉस होता है, या दूसरे बीमारी वगैरह उसमें अटैक कर दिया तब, या हंटिंग के कारण, इन सब कारण से बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, नुकसानदायक बात है। बायोडायवर्सिटी लॉस नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी उसी पे है बेटा कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी को फिर से समझाइए। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से, वो क्वेश्चन अलग टाइप का था तो उसका आंसर उस हिसाब से लिखे। अब इसमें सुनिए, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में पॉइंट्स कुछ लिखे हैं कि IUCN रेड लिस्ट जो 2004 में आया था, ये दर्शाता है कि 784 प्रजाति की बात करें, इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी वाले जीव, 359 इनवर्टिब्रेट और 87 प्लांट, ये पिछले 500 साल में विलुप्त हो चुके हैं। तुम सिर्फ सोचो कि ओ माय गॉड सर, इतना सारा प्रजाति अब तक क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है पिछले 500 साल में। कुछ एग्जाम्पल्स है जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए होंगे। डोडो, बतख जैसा जीव था, उड़ नहीं पाता था। क्वागा अफ्रीका से गायब हो गए। ठीक है, इस तरीके से थाइलासीन, स्टीलस सिका रसिया से, है ना, इन तरीके से टाइगर का कुछ सब स्पीसीज अलग अलग जगह से गायब हो गया। लास्ट 25 ईयर की बात कीजिएगा तो हैव विटनेस डिसअपीयरेंस हो गया। कितना प्रजाति लास्ट 25 साल में, 27 प्रजाति टाटा बाय बाय हो गए। अगर इस तरीके से बायोडायवर्सिटी लॉस होने लगा तो साइंटिस्ट कहते हैं कि लगभग पृथ्वी का आधा जो अलग अलग टाइप का प्रजाति है उसमें से आधा लॉस हो जाएगा, अगर इंसान का हरकत सब ऐसा ही रहा। और तुमको किसी इंसान ही है सबका मेन जड़, ये बात तुम याद रखो। पॉल्यूशन इंसान काउज कर रहा है, शिकार इंसान कर रहा है, तो कैसे, इंसान के कारण ही हो रहा है ना। इकोलॉजिस्ट वार्न किए, यही बात मैं अभी आपको बता रहा था कि नियरली हाफ ऑफ ऑल स्पीसीज जो है अर्थ पे, ये वाइप आउट हो जाएंगे अगले 100 सालों में, अगर इस तरीके से चलता रहा तो। ठीक, अब लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी किसी रीजन में क्या क्या लीड कर सकता है। पहला तो वहां का प्लांट प्रोडक्शन घट जाएगा अगर बायोडायवर्सिटी गया तो। दूसरा, रेसिस्टेंट प्लांट का कम जाएगा तो एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि सूखा वगैरह पड़ने लगेगा। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इकोसिस्टम पे, है ना। प्लांट प्रोडक्टिविटी तो घट ही गया है, वाटर, ये सब बेसिकली हर साइकिल गड़बड़ा जाएगा। साथ ही साथ जो प्लांट प्रोडक्टिविटी है अगर ये घट गया तो ह्यूमन का यूज तो मटेरियल के लिए है ही, और बढ़ेगा, कहां से आएगा। सब पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, सब पेड़ काट दोगे तो जंगल कहां से रहेगा। तो यही है, बायोडायवर्सिटी लॉस होने से इंसान के डेली लाइफस्टाइल पे बहुत असर पड़ जाएगा। अगला सवाल है हॉट स्पॉट्स क्या है। ये सब सवाल पूछे जाने की संभावना थोड़ा ज्यादा है इस सेशन में। अब बोला हॉट स्पॉट्स क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो बोला हॉट स्पॉट आर द रीजन्स ऑफ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस वाला रीजन है, यहां प्रजाति ज्यादा होंगे, एंड हाई डिग्री ऑफ इंडेमिनिस। ठीक है, इंडेमिनिस स्पीसीज आर कन्फर्म्ड ओनली इन अ लिमिटेड रीजन, मतलब ये वह स्पीसीज, वह जीव हुए जो उसी रीजन में पाए जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, तो बोला हॉट स्पॉट एक ऐसा रीजन है जिसमें बहुत सारे प्रजाति के जीव, अलग अलग प्रजाति के जीव पाए गए एक ही जगह पे।
समझ में आया, इसीलिए उसको हॉट स्पॉट नाम दिया, आपके मोबाइल वाला नहीं है। तो बोला हॉट स्पॉट्स जो है यहाँ पे बहुत तरीके के ऐसे ऐसे जीव जो बाकी कहीं मिलेंगे ही नहीं, वहीं मिलेंगे। तो ऐसा है पूरे दुनिया में बहुत कम ही जगह है ऐसा, लगभग 34 हॉट स्पॉट है, जिसमें से मैं कहूं 3 अपने भारत देश में है। ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, श्रीलंका का इंडो म्यांमार ईस्टर्न हिमालयाज हो गया, ये सब आएंगे किसमें, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में। मैं आपको बता दूं इन रीजन्स में बहुत ज्यादा स्पीसीज की डायवर्सिटी होगी, बहुत तरीके के जीव पाए जाएंगे और ऐसे ऐसे जीव सब पाए जाएंगे जिनको लोग अब तक विलुप्त मान के चलते हैं। चलिए आगे बढ़े, ये याद रखिएगा इंडिया में 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। डिफाइन कीजिए एक्स सितु कंजर्वेशन को। बहुत सिंपल मेरे भाई, 2 बताया था, एक इन सितु और एक एक्स सितु। अगर कोई जानवर है, मान लो कि ये कोई ए जानवर है, ये इस जंगल में है, इसको प्रोटेक्ट, ये इस हैबिटेट में, इसका नेचुरल हैबिटेट है, ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पूरे जंगल को प्रोटेक्ट कर दिए, तो इसे कहेंगे इन सितु कंजर्वेशन। क्या बोलेंगे, इन सितु कंजर्वेशन। समझ में आया। दूसरा है एक्स सितु कंजर्वेशन। अब ये यहां पे अगर रहेगा तो इसका शिकार हो जाएगा मान लो, तो इसको हटा करके जू में, जूलॉजिकल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सफारी में रख दिया। ये तो आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया कि पूरा जंगली रिजर्व कर दिया। समझ में आया ना, उसमें एक जोन में लोग को आने जाने देगा, आपने पढ़ा होगा, एक जोन में परमिशन से आने जाने देगा, एक जोन में किसी को नहीं आने जाने देगा। और अगर इसको निकाल के कहीं दूसरे किसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जहां थोड़ा इसका संरक्षण किया जा सके, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स सितु। नेचुरल में रख दिया तो इन सितु, और नेचुरल को हटा करके अलग से उसका जगह बदल दिया तो उसको एक्स सितु। ध्यान से सुनिएगा, तो एक्स सितु कंजर्वेशन अप्रोच है जिसमें थ्रेटेंड एनिमल, जो जानवर खतरे में है, अब खतरा का मतलब ये नहीं कि शेर को कोई मार देगा, नहीं, खतरे मतलब उनका प्रजातीय खतरे में है, तो उनको उस स्पीसीज के जानवर को उठा करके प्रोटेक्टेड एरिया जैसे जूलॉजिकल पार्क में रख देना है ना, इसे हम एक्स सितु कंजर्वेशन कहेंगे। इससे उसको एक्सटेंशन से बचाने का कोशिश प्रयास किया जाता है। चलिए आगे बोला, 2 मेजर काउज बताइए अदर देन एंथ्रोपोजेनिक काउज के अलावा जिसके कारण लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होता है। 2 अलग काउज बताइए। आइए हम लोग इस पे भी बात करें। तो बोला क्या, द 2 मेजर काउजेज, इंसान और बाकी सारी चीजों को छोड़ करके अगर बात करें तो 2 और मेन काउजेज हैं। एक तो है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। सर एलियन आ जाएगा क्या, नहीं, मतलब कोई इकोसिस्टम है, उसमें कोई ऐसा जीव आ गया जो वहां पे उस इकोसिस्टम का नहीं है, लेकिन वो जैसे ही आया दूसरे जीवों को मार के खा के खत्म कर दिया, तो इससे भी बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाएगा। बायोडायवर्सिटी का मतलब हुआ क्या, समझ रहे हो ना, कि अलग अलग तरीके के जीव किसी इकोसिस्टम में हो। तो भैया ये कैसे हुआ, ये नहीं समझे सर। अब जैसे मांगुर मछली हम लोग जानते हैं, बैन कर दिया गया हमारे इंडिया में, ठीक है, जो बाहर का विदेशी मांगुर मछली है उसको बैन कर दिया गया। रीजन, वो जिस तालाब में रहेगा दूसरे सब मछली को खा के खत्म कर देगा, छोटा बड़ा सब, सिर्फ मांगुरे पाया जाएगा। तो भैया इससे तो बायोडायवर्सिटी का लॉस हो जाएगा ना। तो इसी को कहते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। जहां कोई एलियन स्पीसीज आया है ना, अब इसको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उस हैबिटेट में आ गया, जिसके कारण उसके कारण दूसरे प्रजाति को मार के खा के खत्म कर दिया, तो इससे भी एक्सटेंशन हो जाएगा किसी खास प्रजाति का। और दूसरा है को एक्सटेंशन, मतलब एक प्रजाति निर्भर कर रहा है दूसरे पे, एक विलुप्त हो गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक किस पे निर्भर कर रहा है, दूसरे पे। तो बोला को एक्सटेंशन में व्हेन अ स्पीसीज, एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो उससे रिलेटेड जो दूसरा प्लांट एनिमल हो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कि एयर पॉल्यूशन को थोड़ा सा समझाइए। एकदम समझाया जाएगा भाई। एयर पॉल्यूशन क्या है, तो एयर पॉल्यूशन एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, हवा में कुछ भी चेंज हो गया, सबसे उसमें धुआं मिल गया, अलग अलग चीजें मिल गई, जिसके कारण पोल्यूट हो गया, गंदा हो गया, दूषित हो गया, इसी को एयर पॉल्यूशन कहेंगे। तो पहला तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट हो गया, जैसे मेटेलिक पार्टिकल चला गया या एरोसॉल या धुआं वगैरह चला गया। और दूसरा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ये सब के कारण पॉल्यूट हो गया। तो ओवरऑल ये पॉल्यूटेंट हार्मफुल है एनिमल के लिए भी और प्लांट के लिए भी। ठीक है, और इतना ज्यादा एयर दूषित होते जा रहा है, इंसान को तो किसी बात का चिंता ही नहीं है। तो लो धुआं, लो धुआं लेते लेते एक दिन परलोक सिधार जाएगा इंसान खुद ही। चलिए
फिर इसके बाद आपको बात करें तो हार्मफुल इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितना ज्यादा, हवा में कितना ज्यादा पॉल्यूटेंट है ना, और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, और ड्यूरेशन कितना है एक्सपोजर का, इन तीनों पे। फिर बोला डिफाइन कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। हो सकता है अभी दिल्ली बड़ा चर्चा में है ना, हो सकता है ये सवाल पूछ दे, ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये सवाल का उत्तर आप सुनिएगा कि दिल्ली में सारे तरीके के सिटी बसेस को कन्वर्ट कर दिया गया सीएनजी में, या कर देना चाहिए 2002 में, है ना, इंड में डायरेक्शन दिए थे सुप्रीम कोर्ट के भैया ये बस हटाइए पेट्रोल डीजल वाला और सीएनजी बस लाइए। बेनिफिट क्या क्या है, ज्यादा तेजी से, मतलब पूरा कंप्लीट तरीके से जलेगा, ठीक, चीपर है पेट्रोल से, ठीक है, और चोर इसको चुरा भी नहीं सकता है, और इस तरीके से बेसिकली इन्वायरमेंट थोड़ा सा इको फ्रेंडली है, किसकी तुलना में, पेट्रोल और डीजल की तुलना में। इसके बाद आगे बात करते चले तो वाटर पॉल्यूशन पे थोड़ी सी बातें करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी अनडिजायरेबल चेंजेस, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर का कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो गया किसी पॉल्यूटेंट के कारण तो उसे वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास किए थे, ठीक है, वाटर एक्ट 1974 में कि सेफ गार्ड वाटर बॉडीज को सेफ करना है। मेन दो ही जगह से वाटर बॉडी में कचरा जाता है, एक डोमेस्टिक और एक इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक कचरा जो हम लोग सरफ साबुन ये सब घस घस के और नदी नाला में डाल देते हैं, वो नाला नदी में जाता है और नदी की मछलियों पर और इकोसिस्टम पे, नदी पे, इकोसिस्टम पे तो असर पड़ेगा ना। दूसरा इंडस्ट्रियल वे, जहर जहर इंडस्ट्रीज के डेंजरस केमिकल नदी में मिला दिए जाते हैं, तो भैया इससे भी किस पे प्रभाव पड़ेगा, नदी पे। सो दैट्स व्हाई ये वेस्टेज क्या है, डेंजरस है। आगे बढ़े तो बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाइए, डिफाइन कीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और कैसे रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। एकदम सिंपल में तुम पूछोगे, सरल में तो समझ लो, कुछ गैसेस जैसे कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सीएफसीज वगैरह भी, कुछ गैसेस क्या करेंगे एटमॉस्फेयर में, ये सनलाइट को ट्रैप करने का काम करेंगे, ठीक, इनके कारण लेयर बन गया शीशा के जैसा कि सनलाइट अंदर आ गया, आप ये ट्रैप हीट बाहर नहीं जा सकता, बेसिकली हीट को ट्रैप करने का काम करेंगे। हीट ट्रैप कर लिए और अंदर रखे हुए एटमॉस्फेयर में, तो धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान इसके कारण बढ़ेगा। हालांकि पृथ्वी के तापमान मेंटेन करके यही गैसेस मेंटेन करके रखे हुए हैं तापमान, तो ये गैसेस तापमान को मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जो ये गैस का हम लोग इमिशन करेंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये बढ़ने लगेगा, और बढ़ने लगेगा तो पोलर आइस कैप वगैरह पिघलने लगेगा, जिसके कारण समुद्र का लेवल बढ़ने लगेगा, तो जो तटीय क्षेत्र सब है, जो समुद्र के इलाके किनारा में शहर सब है, वो सब डूब जाएगा। तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया? चलो ध्यान से सुनो। तो बोला गया सर्टेन गैसेस एटमॉस्फेयर में जो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करने में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं। बोला गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन हो गया, O3 हो गया, CFCS हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये एक्ट करेंगे ग्लास शीट के जैसा, ठीक। और बोला हेंस दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, इसको हम लोग कहते हैं। सोलर रेडिएशन इस पे जब पड़ता है तो बेसिक काम इसका ये है ना कि अर्थ मतलब हीट को ट्रैप कर लिया, ठीक, और पृथ्वी को गर्म किया, तो ये एक्चुअली में अर्थ का सरफेस री इमिट हीट फ्रॉम दी बेसिकली जो रेडिएशन आया उससे धीरे धीरे गर्म हुआ, लेकिन इसको भागने एस्केप नहीं होने देता है स्पेस में। अब मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये गैसेस का एटमॉस्फेयर में ये गैसेस है, तो ये सनलाइट को ट्रैप तो किए लेकिन बाहर भागने फिर स्पेस में नहीं देंगे, तो यही हुआ ग्रीन हाउस गैस, ठीक। और इसके कारण जो पृथ्वी ज्यादा गर्म हो गया, जिसके कारण आइस कैप सब पिघल जाएगा, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे ही, कई दफा पूछा हुआ सवाल है ये। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के लेवल में बढ़ोतरी, जिसके कारण हीटिंग होगा और अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग होगा। बेटा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ते चला जाएगा, पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ चुका है 0.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब ये जो राइज हो रहा है टेम्परेचर में, इसके कारण कुछ चेंज होंगे। पहला तो क्लाइमेट में चेंज होंगे, दूसरा जो पोलर आइस कैप है ये पिघल जाएंगे, जिसके कारण जो तटीय क्षेत्र सब है सी लेवल के आसपास, जो कहिए कोना वाला मतलब क्षेत्र सब है, शहर सब है, वो सब पानी में जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो भैया सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल कम यूज करेंगे,
तो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कम प्रोड्यूस होगा। इंप्रूव करेंगे एनर्जी यूजेस के एफिशिएंसीज का, और डिफॉरेस्टेशन घटाएंगे। जंगल काटना डिफॉरेस्टेशन, जंगल लगाना रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन कहते हैं। कंट्रोलिंग ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे तब, और इन सब चीजों को कंजर्व से अच्छे से यूज करेंगे फॉसिल फ्यूल सबको तभी, नहीं तो ऐसे यूज करते जाएंगे टेम्परेचर राइज होते जाएगा, एक दिन हम लोग खुद ही को नुकसान पहुंचा के मर जाएंगे। ठीक है, ये जितना भी जो घटना घट रहा है ना, इन सब के जिम्मेदार कौन है? तुम। हाँ तुम ही, जो सुन रहे हो सब, जो नहीं सुन रहा है वो भी। भैया हम लोग अपने एनवायरमेंट को ही इतना नुकसान पहुंचा देना। देखता हूं चल रहे हैं लोग, चल रहा है, पेड़ लगाना चाहिए, पत्ता नोच दिए अपने मने, कुछ भी पेड़ उखाड़ दिए जबरदस्ती का, लगा तो नहीं रहे ऊपर से उखाड़ रहे हैं। फिर बोला डिस्कस कीजिए वुमेन का रोल क्या है कम्युनिटीज के प्रोटेक्शन में, या कम्युनिटीज और वुमेन का क्या रोल है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। यह सवाल हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि एक दफा यह सवाल पूछा हुआ है ना, घुमा करके, चिपको आंदोलन करके। ध्यान से सुनना, कम्युनिटीज का इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया फॉरेस्ट और जंगल जीवन को बचाने के लिए। भैया ट्राइबल जितने भी कम्युनिटीज हैं वो बहुत जंगल को बचाते हैं, क्योंकि उनके लिए जंगल ही हर कुछ है। बिश्नोई कम्युनिटी की वुमेन और बहुत सारे अदर लोग भी सेक्रीफाई कर दिए अपना लाइफ, जीवन, हाँ जान दे दिए सिर्फ पेड़ को बचाने के लिए। आइए जाने गौरा देवी विलेज गोपेश्वर जो कि चमौली में है, ये डिस्ट्रिक्ट में, चमौली डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जहां विलेज में इन्होंने पेड़ को पकड़ लिया। जब लोग काटने आए ना पेड़ को, फॉरेस्ट वाले कंपनी वाले पकड़ लिया, कहा काटो पेड़ के, वो भी काटो, हमको भी काट दो, हम नहीं छोड़ेंगे। मैनी ऑफ अदर पीपुल जो अलग अलग गांव के इसको देख करके सीखे, और लीडरशिप में नाम याद रखना चंदी प्रसाद, और ये नाम काफी फेमस है, सुंदर लाल बहुगुणा, एमसीक्यू में भी पूछा हुआ है, सुंदर लाल बहुगुणा। इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, और इस मूवमेंट का नाम दिया चिपको मूवमेंट। पेड़ को लोग ऐसे पकड़ लेते थे, कहते थे काटो, ठीक है। लेटर बाद में इस मूवमेंट पूरे फैल गया साउथ इंडिया तक में, ठीक है, और अब विलेजेस, ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व हुए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। बाद में ऐसे एक्टिविस्ट के साथ सरकार ने मिल करके कई सारे एक्ट लागू किए, जंगल को संरक्षित करने का कानून बनाया, पेड़ों को संरक्षित करने का कानून बनाया। आइए आगे चले तो अगला है ग्रीन हाउस गैसेस को बताइए, कैटालिटिक कन्वर्टर को बताइए, और अल्ट्रा वायलेट रे जो है, अल्ट्रा वायलेट भी, इसको समझाइए। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस हम लोगों ने पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CH3, O3, CFCS, है ना, वाटर वेपर, ये सब कलेक्टिवली ग्रीन हाउस गैस है। ये एक्ट करते हैं ग्लास शीट के जैसा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी ग्रीन हाउस में, जिसमें ग्रीन हाउस क्या हुआ कि अंदर में जो पेड़ सब रखा हुआ है, शीशा का एक घर बना हुआ, वैसा। तो बोला क्या कि इसमें क्या होगा ना बेसिकली कि ये एक्ट करेंगे एक परत के जैसा, जो हीट को अंदर तो आने दे लेकिन अंदर के हीट को बाहर नहीं जाने दे। तो एक ग्रीन हाउस के जैसा काम करेंगे ये सब। और ग्रीन हाउस गैस जैसे विंटर वगैरह में ना वार्म रखने के लिए शीशा का इस तरीके से हाउस टाइप बनाया जाता है, इसमें पेड़ सब होता है, ठीक है, पेड़ सब होता है, ठीक है। और इस सनलाइट जब अंदर आया ना, सनलाइट जब अंदर, तो ये ट्रैप कर लिया सनलाइट को, हीट बाहर नहीं जाने दिया, ठीक है। तो वही बोला, तो ग्रीन हाउस के जैसा काम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस के जैसा काम करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर जो है पृथ्वी का, इसको मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है, एवरेजली 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास अर्थ के तरफ हीट लेकर के। लेकिन इसी का तापमान बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। दूसरा है कैटालिटिक कन्वर्टर। भैया जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, बाइक, कार, ऑटो, इन सब में कैटालिटिक कन्वर्टर है। इसका काम यह है, एग्जॉस्ट समझता है ना, एग्जॉस्ट साइलेंसर जिसको कहते हो, उसमें एक कैटालिटिक कन्वर्टर है। ये बना होगा खास महंगे मेटल से, इसको चुरा भी लेता है गांव सब में काट कूट करके। गांव क्या, शहर में सबसे ज्यादा चोरी होता है। साइलेंसर काट के ले जाएगा, उसको पिघला उगला के उसमें से ये मेटल, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, महंगा मेटल है। इनको बेसिकली ये, इसका काम ये है कि ये कन्वर्ट कर देते हैं अच्छे से, जैसे जला, फ्यूल जला, सही से नहीं प्रोड्यूस किया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस किया, तो ये अनबर्न्ड जो सही से नहीं जला हुआ हाइड्रोकार्बन है, उसको पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़िया से बदल देंगे, या नाइट्रिक ऑक्साइड को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में, क्योंकि ये दोनों गैस डेंजरस है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना जरूरी है।
मोटर व्हीकल इक्विप्ड होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ, जिसमें होगा कैटालिटिक कन्वर्टर, उसमें पॉल्यूशन कम होगा, है ना। और लास्ट है अल्ट्रावायलेट बी, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का पार्ट है, वेवलेंथ 280 से 320 nm तक का। ये बेसिकली डैमेज करता है डीएनए को, जिसके कारण म्यूटेशन होता है, स्किन कैंसर भी इसके कारण होता है। तो बोले म्यूटेशन, स्किन प्रीमेच्योर ये करना, एज करना, ठीक है, और स्नो ब्लाइंडनेस तक इससे हो सकता है। 50% जो अल्ट्रावायलेट रे है बेसिकली ये ओजोन लेयर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है ओजोन लेयर, जो कि अल्ट्रावायलेट बी लाइट जो है इसको रिफ्लेक्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, पृथ्वी तक नहीं आने देगा। अगर पहुंच गया, ये ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन नाम से आप पढ़े होंगे, तो ये स्किन पे जाएगा तो समय से पहले स्किन बूढ़ा दिखने लगेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, इस तरीके का डिजीज इसके कारण होगा। आगे बढ़ते चले तो बोला रेड डाटा बुक क्या है, लाल रंग का किताब नहीं, रेड डाटा बुक 2025 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है, इंपॉर्टेंस भी बताइए। तो बोला रेड डाटा बुक एक कैटलॉग है टेक्सा ग्रुप का, दैट आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। जो भी जानवर ना जिनका प्रजाति खतरे में हो, क्या अब ये विलुप्त हो जाएगा, तो इस किताब में उसका अगर नाम लिख दिया तो हर जगह उसको कंजर्व किया जाएगा, ठीक है, पूरा ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। डेवलपिंग अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस जगाना कि भैया रेड डाटा बुक में इसका नाम आ गया तो ये अब थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी है, खतरे में है ये, ठीक। आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में लिख के रखेगा एक जगह तो ज्यादा बढ़िया है, कहीं भी कंजर्व करने में आसानी होगा, और एक ग्लोबल तौर पे इसको पहचान मिलेगा कि भैया इसको अब इस जीव का शिकार नहीं करना है या इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कीजिए, उसके इंपॉर्टेंस को, या हॉटस्पॉट वगैरह क्या है मिला करके जो आप बायोडाइवर्सिटी। देखिए एक ही क्वेश्चन को कान को अलग अलग तरीके से घुमा के आपको पूछेगा, पूछा हुआ है और पूछता है, ये बात आप याद रखिएगा। कोई कितना भी के नया फॉर्मेट पे सवाल रहेगा तो सवाल आसमान से नहीं रहेगा, सवाल वही रहेगा जो आपके चैप्टर्स से है। समझ में आया ना, ये फालतू बकैती आजकल के जेनजी में सब दिमाग में फिट हो गया है कि सर अब तो पता नहीं कहीं से सवाल आ जाता है बायोलॉजी का। अरे कहीं से क्यों आएगा, तुम सिलेबस पढ़ा, पूरा A to Z बवाल सीरीज पढ़ा, पूरा बवाल 2.0 सीरीज पढ़ा, VVI सीरीज पढ़ा, ये सब किया ना, चैप्टर जितना है ना तुम्हारा उसी में से सवाल आना है, बात खत्म। आगे सुनो, बोले बायोडाइवर्सिटी इज वास्ट एरिया ऑफ स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुत, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया, अलग अलग टाइप के जीव जो है, डाइवर्सिटी, समझ में आया, वो सब जो रह रहे हैं एक ही अर्थ पे। तो बोला इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस है हमारे अर्थ पे, अलग अलग तरीके के हैं, जैसे आप बताइएगा तो जेनेटिक टाइप पे है, अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से अलग अलग, इकोलॉजी भी अलग अलग है, मतलब उनका इकोसिस्टम भी अलग अलग है। कोई रेगिस्तान में रहने वाला जीव है तो कोई समुद्र में रहने वाला जीव है, ठीक। तो नेम और स्पेशलिटीज के हिसाब से दो हॉटस्पॉट इंडिया में बेसिकली मेनली पाए जाएंगे। एक तो श्रीलंका वाले बॉर्डर के आसपास में है, बर्मा और श्रीलंका इन सब के बॉर्डर के आसपास, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, ये दोनों आपको याद रखना है बेटा। अगर बात करें वेस्टर्न घाट की तो रेनफॉल अच्छे से होगा, देयर इज एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, है ना, और ये एलिवेशन पे होगा, ठीक है, मतलब ऊंचाई पे, और लगभग 16,000 प्रजाति प्लांट का इंडेमिक होगा, इसी एरिया में खास होगा। मालाबार रीजन कम्स अंडर दिस जोन में मालाबार रीजन भी आता है, और ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ही हाई डिग्री ऑफ थ्रेट प्रिसिपिटेशन ऑटोबायोटिक, मतलब जो खतरे में जीव है, इंडेंजर्ड वाले जीव है, वो सब भी इस जगह पे पाया जाता है, इसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। फिर बोला ईस्टर्न हिमालयाज की बात करें, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी में से एक है, सबसे रिचेस्ट में, ठीक। इसमें लगभग 3169 स्पीसीज डाइकॉट के पाए जाते हैं। उसके बाद बात कीजिएगा तो बहुत तरीके के माउंटेन रेंज के जो पीक है, स्नो से ढका हुआ है, तो अलग अलग टाइप के पौधे पाए जाते हैं। बहुत ही अलग तरीके का बायोडाइवर्सिटी है जो आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा, खास वहीं मिलेगा। फिर बोला इंपॉर्टेंट क्या है बायोडाइवर्सिटी का, रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम के लिए ही जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन के लिए भी, क्योंकि इस प्लैनेट पे आप तभी सस्टेन कर पाएंगे ना जब अलग अलग तरीके के जीव हैं, क्योंकि नेचर हमें ऐसा बनाया है, पूरे जीवों को ऐसा बनाया है कि सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं रिलाय या निर्भर कर रहे होते हैं। फिर सुनिएगा,
जो ऑक्सीजन रेशियो बैलेंस है ये भी बायोडाइवर्सिटी के कारण है। अगर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म घट गया या मान लीजिए कहीं जंगल कट गया, अमेज़न का जंगल कितना बड़ा, अगर वो जंगल हटा दोगे ना, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है अमेज़न के जंगल को, वो हटा दोगे तो तुम बताओ ना ऑक्सीजन कहां से आएगा भैया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइए ओजोन होल के बारे में और आप क्या इससे समझते हैं इसको भी बताइए कि कैसे ओजोन घट रहा है ये भी बताइए। तो बोला एरोसोल जैसे कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, यानी एसी फ्रिज सब से, है ना, इससे जो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहा है ये एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर को डिप्लीट घटा रहा है। ठीक, बोला ये जो ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है जिसके कारण इसी सब्सटेंस को हम लोग ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस बोलेंगे। इसके कारण ओजोन लेयर पतला होते होते उसमें होल हो रहा है, तो इसे कहते हैं ओजोन होल। दिक्कत क्या है कि भैया यूवी रेस से आ जाएगा अंदर पृथ्वी पे। यूवी रे से क्या होगा, स्किन कैंसर, उसके साथ साथ स्नो ब्लाइंडनेस, इस टाइप की डिजीज होंगी। तो ओजोन का जो डिग्रेशन हो रहा है ये सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। ठीक है, जिसमें क्लोरीन एटम कैटेलिस्ट के जैसा काम करता है जो ओजोन लेयर को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, और उसमें से O3 से बना होता है ओजोन, तो उसमें से O2 को रिलीज कर देगा। ये हमारा पूरा सवाल हो गया बेटा आपका यूनिट नंबर 5 का। शॉर्ट वीवीआई क्वेश्चन खत्म। लॉन्ग वीवीआई क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको भी आप देखने का काम करें, वो भी डन है। ठीक है, मैं आपसे फिर से ये बात करता चलूं, आपको बेटा मैं ये बताता चलूं कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो पूरा सीरीज है इसको जो हम लोगों ने डन किया, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारी सीरीज है, जैसे एमसीक्यू की सीरीज है तो 2, 3, 4 यूनिट पे एक एमसीक्यू का लेक्चर होगा, लाइव सेशन होगा, और एक हो जाएगा अपना यूनिट नंबर 5 पे हमारा एमसीक्यू सीरीज भी डन। बवाल सीरीज में भी जो 2.0 सीरीज जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने का काम कर रहे हैं उसमें भी अराउंड यूनिट 3-4 तक हो ही गया है। लास्ट यूनिट आपका बचा हुआ है, वो भी आपका बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। तो ओवर एंड ओवरऑल आपके एग्जाम में आप कैसे बवाल मचाओगे, इसके लिए बेटा जितना भी कंटेंट है ये सब अपने बवाल सीरीज पे अवेलेबल हो चुका है। बवाल सीरीज है, बवाल 2.0 है, वीवीआई सीरीज है, वीवीआई शॉर्ट है और लॉन्ग सीरीज है। बेटा ये 4-5 जो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाने का काम किया इसको आप जरूर डन करें। A to Z मेरे भाई मैं तुम्हें बताता चलूं कि A to Z कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगा। मुझे अब लगता है कि इसको बहुत ही उचित ढंग से आप लोग डन किए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का हम लोग का सफर अब यहीं समाप्त होता है। अब बाकी सीरीज को हम लोग डन करते हुए, है ना, और उसके बाद हम लोग बवाल 2.0 सीरीज को बहुत ही जल्द विराम देंगे और उसके बाद आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फर्दर आगे मिलेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद।